हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार आर्यन है और आज मैं आपको संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में बताऊंगा। मौलिक अधिकार किसी परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। मौलिक अधिकार अगर कोई व्यक्ति जानता है तो कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। जैसा कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूची हैं। इन्हीं 22 भागों में से भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, जिसमें 6 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई है। जब संविधान बनाया गया था तो उस समय हमारे मूल अधिकारों की जो संख्या थी वह 7 थी, यानी कि उस टाइम मूल अधिकार 6 नहीं बल्कि 7 थे। किंतु 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसे 1978 में किया गया। 44वां संविधान संशोधन इसमें क्या किया कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले ये मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 और 31 में समाहित था पहले, संशोधन से पहले, किंतु जब इसे विधिक अधिकार बना दिया गया तो इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो कहां पर है? अनुच्छेद 300A में। तो लेकिन अब बचे 6 प्रकार के मूल अधिकार, अब इनकी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि हमारे भी संविधान में मूल अधिकार होने चाहिए। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार राज्य के प्रति एक गारंटी है कि राज्य किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, उसके अधिकारों का हनन नहीं करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों के प्रति भी गारंटी देते हैं। अब हम ये 6 प्रकार के मूल अधिकार पढ़ेंगे।
तो ये 6 प्रकार के जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद 14 से 18, इसमें समानता के अधिकार की बात कही गई है। समानता का अधिकार। नंबर 2 अनुच्छेद 19 से 22, इसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। नंबर 3 अनुच्छेद 23 से 24, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही गई है। नंबर 4 अनुच्छेद 25 से 28, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। नंबर 5 अनुच्छेद 29 से 30, इसमें संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है। अब आते हैं नंबर 6 अनुच्छेद 32 से 35, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किंतु आज हम सिर्फ समानता के अधिकार को, यानी कि अनुच्छेद 14 से और 18 तक को ही पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में क्या प्रावधान है, क्या क्या समानता है, क्या क्या स्वतंत्रता है। आज हम सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 को ही पढ़ेंगे, बाकी की 5 को अगली वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 में ही समानता के अधिकार की बात की गई है। समानता का अधिकार। इस टाइम हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक सिर्फ।
जिसमें क्या है, समानता का अधिकार। इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है कि समानता क्या है। तो समानता का मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 कहता है राज्य किसी व्यक्ति को जो भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है उसे विधि के समक्ष समानता से तथा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या कहता है अनुच्छेद 14? राज्य किसी व्यक्ति को जो भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा है या रह रहा है, उसे विधि के समक्ष समानता से विधि के और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें डायरेक्टली कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से और विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें दो शब्द के बारे में प्रावधान है, एक तो है विधि के समक्ष समानता और एक है विधि के समान संरक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता से। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है? पहला तो इसे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। वहां पे एक प्रोफेसर डाइसी थे, उनकी ये बुक थी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, उसी पर यह आधारित है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है समान लोगों को समान के लिए समान विधि का होना। विधि का होना तथा उन्हें उसी विधि से प्रशासित किया जाना। प्रशासित किया जाना। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि भारत में ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कृषक हो, मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके लिए समान विधि होगी और वो समान विधि से प्रशासित किया जाएगा। अर्थात अगर वो कोई बिना विधिक औचित्य के कोई कार्य करता है, मतलब विधि का उल्लंघन करता है, तो कृषक पे भी, सरकारी कर्मचारी पे भी
तथा किसी अन्य व्यक्ति पर भी समान विधि लागू होगी। इसका मतलब ये है। अब दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है कि विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से। विधि के समान संरक्षण का अर्थ होता है कि इसमें तो समानता की बात की गई है, इसमें कहा गया है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान परिस्थिति समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधि लागू होगी। समान विधि लागू होगी। मान लो कि किसी मजदूर ने मर्डर किया, धारा 302। किसी सरकारी कर्मचारी ने मर्डर किया तो भी धारा 302। ये नहीं है कि उस पर किसी अन्य विधि को लागू किया जाएगा, उस पर भी भारतीय दंड संहिता लागू की जाएगी और सरकारी कर्मचारी पर भी भारतीय दंड संहिता लागू की जाएगी, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। तो ये अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के विभेद पर प्रतिषेध। विभेद पर प्रतिषेध अर्थात अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें सब क्लास दिए गए हैं, जैसे कि सब क्लास फर्स्ट अनुच्छेद 15 का, तो इसमें संविधान कहता है राज्य को यह गारंटी देता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ, राज्य केवल व्यक्ति नहीं, नागरिक, किसी नागरिक क्यों? क्योंकि ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है, अनुच्छेद 15 विदेशी को नहीं। राज्य केवल किसी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग,
जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, औरत हो, मर्द हो। और लिंग शब्द के अंतर्गत किन्नर भी आते हैं, ट्रांसजेंडर जिन्हें कहते हैं। और ये किस बाद में आए थे? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस भारत संघ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस भारत संघ के बाद में कहा गया कि किन्नर भी लिंग के ही अंतर्गत आता है, और तभी से लिंग को भी, मतलब लिंग में किन्नर को भी समाहित किया गया। अब ये सब क्लास फर्स्ट की बात चल रही थी। अब सब क्लास 2 में संविधान राज्य को निर्देश देता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब संविधान ने व्यक्ति के लिए कहा है कि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा किसी अन्य व्यक्ति से। नंबर 1, होटलों, तो गलत है भाई, होटलों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक जो मनोरंजन के साधन हैं, के प्रवेश पर इनके आधार पर रोक नहीं लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नागरिक किसी अन्य नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी होटल में घुसने से नहीं रोकेगा, ना ही किसी सार्वजनिक भोजनालय में घुसने से रोकेगा, ना ही किसी सार्वजनिक मनोरंजन के संसाधन में घुसने से रोकेगा। यानी कि उसके प्रवेश पर इनके आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। एक चीज और, जैसे कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से पोषित या आंशिक रूप से सड़क, तालाब, स्नानघर इत्यादि पर प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, चाहे वो सरकार ने अपने पैसे से खुद बनवाए हों, चाहे उनमें आधा पैसा दिया हो। तो कोई भी नागरिक
किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर घुसने से नहीं रोक सकता। अब तक तो समानता की बात चल रही थी, लेकिन अब अनुच्छेद 15(2) के बाद अपवाद की बात चलेगी। हर चीज के अपवाद होते हैं। अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) एक अपवाद के समान है। ऊपर तो समानता की बात की गई है, किंतु अनुच्छेद 3 में अपवाद दिया गया है। इसमें कहा गया है राज्य स्त्रियों तथा बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 15(3) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी कि अनुच्छेद 15 की कोई बात जो पहले सब क्लास 1 और 2 में दी गई है, कोई बात राज्य को ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जिससे वो स्त्रियों का या फिर बच्चों की उन्नति के उद्धार के लिए, मतलब उन्नति के लिए या उद्धार के लिए कोई विशेष उपबंध बनाए। तो ये अनुच्छेद राज्य को नहीं रोकेगा। ऐसा ही अनुच्छेद 15 का सब क्लास 4 है। अनुच्छेद 15 के सब क्लास 4 को प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में एक केस आया था, चंपागम दोराई राजन, उसकी लंबी कहानी है, फिलहाल इस पे ध्यान दो। अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की जो फर्स्ट और 2 में दी गई है कि जन्म स्थान या फिर धर्म, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यहां किया जाएगा, वहां नहीं किया जाएगा। ये कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, यानी कि अनुच्छेद 15 और एक अनुच्छेद और है 29(2), 15 और उसकी भी लंबी कहानी है, 29(2) बताएंगे इसे कि कोई बात राज्य को सामाजिक तथा शैक्षणिक
दृष्टि से पिछड़े पिछड़े वर्गों को और अनुसूचित जाति या जनजाति की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 15 में 1951 में एक संशोधन हुआ जिसमें सब क्लास 4 जोड़ा गया और इस सब क्लास 4 में कहा गया कि राज्य सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध बना सकता है और उसे ना अनुच्छेद 15 रोकेगा और ना ही अनुच्छेद 29(2) रोकेगा। अब अनुच्छेद 15(4) के बाद एक 93वां संविधान संशोधन हुआ 2005 में 93वां संशोधन। ये कब हुआ? 2005 में। इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 15 में एक सब क्लास और जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 15 में सब क्लास 5 को जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 15 का सब क्लास 5 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात या फिर अनुच्छेद 19 के जी की कोई बात राज्य को सामाजिक या फिर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों को या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः पोषित या फिर आंशिक रूप से पोषित किसी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के जो उपबंध बनाएंगी उसे नहीं रोकेगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें कहा गया इस अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 जी की कोई बात राज्य को सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के और अनुसूचित जाति या जनजाति की उन्नति के लिए चाहे सरकार पूर्ण रूप से कोई शिक्षण संस्थान बनाए या फिर उसमें आधा पैसा डाल के शिक्षण संस्थान बनाए,
के लिए सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी या फिर गैर सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अब एक अनुच्छेद है 30, उससे अलग शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि अनुच्छेद जो 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं के शासन और प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है, उनको छोड़कर, यानी कि अनुच्छेद 30 फर्स्ट को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। अर्थात राज्य पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो या फिर अनुसूचित जाति के हों या जनजाति के हों, उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराने के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकती है, आरक्षण दे सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, सीटों को आवंटित कर सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है। कौन कर सकता है ऐसा? राज्य। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19G राज्य को इस कार्य को करने से नहीं रोकेगा। अब एक संविधान संशोधन और हुआ इसी अनुच्छेद में, वो हुआ 103वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अब इसमें क्या किया गया? इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में एक सब क्लास और जोड़ दिया गया। ये कब हुआ था? 2019 में। इसमें जोड़ दिया गया अनुच्छेद 15 में सब क्लास 6, और सब क्लास 6 में क्या प्रावधान किया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े भागों के बारे में विशेष उपबंध। विशेष उपबंध यानी कि अनुच्छेद 15(6) कहता है, 4 में जो बात कही गई थी और अनुच्छेद 5 में जो बात कही गई थी। अनुच्छेद 15(6) कहता है कि अनुच्छेद 15(4) के अतिरिक्त और अनुच्छेद 15(5) के अतिरिक्त राज्य कोई ऐसा उपबंध और बना सकता है, किसके लिए? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के या भागों के लिए, जिससे उन्हें शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश किया जा सके या उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। इसी में ईडब्ल्यूएस को ही जोड़ा गया था, वो 10% वाला आरक्षण की जो मांग हुई थी इसी अनुच्छेद में जोड़ी गई थी। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अवसर की समानता के बारे में प्रावधान किया गया है। हमारा अनुच्छेद 16 का सब क्लास फर्स्ट है, यानी कि अनुच्छेद 16 का सब क्लास फर्स्ट यह कहता है कि राज्य के अधीन नौकरियों या पदों की नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा। क्या कहता है? राज्य के अधीन, राज्य के अधीन नौकरियों पदों की नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार होगा, समान अवसर मिलेगा या अधिकार होगा, समान अवसर अधिकार होगा। राज्य किसी भी विभाग की अगर कोई भर्ती निकालता है तो उस पे सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अवसर मिलेगा। फिर अनुच्छेद 16 का सब क्लास 2 ये कहता है कि राज्य के अधीन, राज्य के अधीन का मतलब है जो राज्य नौकरियां निकालता है उनकी नियुक्तियों के संबंध में, राज्य के अधीन नौकरियों पदों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति के संबंध में किसी नागरिक से, किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, वंशक्रम, जन्म स्थान तथा निवास स्थान के आधार पर ना तो उसे अपात्र समझा जाएगा और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा, यानी कि विभेद किया जाएगा।
किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 16 का सब क्लास 2 कहता है कि जब राज्य कोई भर्ती निकालेगा और उसकी नियुक्ति के लिए वह किसी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, वंश क्रम या फिर जन्म स्थान के आधार पर उसे अपात्र नहीं मानेगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगर उसकी योग्यता अच्छी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो तो उसे नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो तो उसे नियुक्त किया जाएगा। अब अनुच्छेद 16 में भी अपवाद है। अनुच्छेद 16 का सब क्लास 3, अनुच्छेद 16 का सब क्लास 3 कहता है कि किसी भी भर्ती में राज्य निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। निवास स्थान के आधार पर विभेद। अर्थात संसद कोई ऐसी विधि बना सकती है कि कोई ऐसी विधि बना सकती है जिसमें अगर उसने कोई भर्ती निकाली हो और वह निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को ना ले या किसी व्यक्ति को ले, तो निवास स्थान के आधार पर संसद विधि बनाकर विभेद कर सकती है। अब अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4, अनुच्छेद 16 का सब क्लास 4 क्या कहता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के पक्ष में, यानी कि अगर राज्य को लगता है कि कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग है कि उसका राज्य की सेवाओं के अधीन, राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के पक्ष में और राज्य की राय है, राज्य की राय में उनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो वह इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अर्थात अगर राज्य को लगता है कि उसके अधीन जो सेवाएं चल रही हैं उनमें पिछड़े वर्गों का, जैसे कि अनुसूचित जाति या जनजातियों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, मतलब उनकी इतनी भर्ती नहीं है जो राज्य सरकार की राय में पर्याप्त ना हो, तो राज्य सरकार पदों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। ऐसा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 16 के सब क्लास 4 में। अब एक 77वां संविधान संशोधन हुआ
संशोधन जो 1995 में हुआ, इसमें अनुच्छेद 16 में सब क्लास 4A को जोड़ा गया और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकेगा, मतलब जो भर्ती हो गई है अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्गों की, अगर उनकी प्रोन्नति की बात आती है, मतलब प्रमोशन की, तो उन्हें आरक्षण देके भी प्रमोट किया जा सकता है। फिर एक और संविधान संशोधन हुआ 81वां 2001 में। इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 16 में 4B जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 16 4B कहता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति किसी भर्ती के लिए जब फार्म आते हैं और जब अनुसूचित जाति या जनजाति के इतने कैंडिडेट ना भरे जाते हैं जिससे रिक्तियां खाली रह जाती हैं, तो उन रिक्तियों को अलग वर्ग मान के उनकी अगले साल भर्ती की जाएगी। ये क्या कहता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति की उन्नति के लिए जो रिक्तियां खाली रह गई हैं, मतलब के पद खाली रह गए हैं, उनको अगले साल भरा जा सकता है, अगले साल भरा जा सकता है और इनको एक अलग वर्ग माना जाएगा जितनी भी बची हुई वैकेंसियां हैं। मान लो कि सरकार ने 100 पद निकाले, 100 में से 50 सीट जनरल की, 20 सीट ओबीसी की और 30 सीट एससी एसटी की, और उसमें से 30 में से सिर्फ 20 ही भर पाई, तो बची हुई 10 को अगले साल भरा जा सकता है। ये अलग भर्ती मानी जाएगी, मतलब एक अलग वर्ग माना जाएगा जिनको अगले साल उसी भर्ती में उनके लिए जोड़ दिया जाएगा। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 4B। अनुच्छेद 5 धर्म के आधार पर विभेद के बारे में बात करता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 103 में संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 2019 में। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो 10% का आरक्षण है, 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया।
तो संविधान संशोधन 103वें द्वारा अनुच्छेद 16 में सब क्लास 6 जोड़ा गया था। सब क्लास 6 जोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से छुआछूत नहीं मानेगा, ना ही ऐसी भावनाओं को जागृत करेगा जिससे किसी व्यक्ति के मतलब किसी व्यक्ति का अपमान हो कि वो नीच जात का है या ऊंच जात का है। तो इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता पूर्ण रूप से प्रतिषेध होगी। और इसमें आगे कहा गया है कि अस्पृश्यता से उपजी अस्पृश्यता से हर निर्योग्यता अपराध होगी। जिसके लिए 100 रुपये जुर्माना और 6 माह का दंड दिया जा सकेगा। अब लास्ट समानता के अधिकार में है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में भी सब क्लास दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 18 का सब क्लास फर्स्ट कहता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा कोई अन्य और उपाधि नहीं देगा। सिवा कोई और उपाधि नहीं देगा किसी भी व्यक्ति को। अब इसका सब क्लास 2 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई सम्मान या उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई सम्मान या उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। उपाधि का मतलब जैसे कि लॉर्ड, सार्जेंट, केसरे हिंद, दुनिया भर की जो पहले अंग्रेज देते थे, उन उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। अब अनुच्छेद 18 का सब क्लास 3 कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति
जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु वो भारत में किसी लाभ के पद पर आसीन है या किसी विश्वास के पद पर आसीन है, अगर वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करता है या लेता है या स्वीकार करता है, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति की अनुमति के सिवा वह नहीं लेगा। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और वह भारत में किसी पद पर आसीन है और वह किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेना चाहता है, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। मतलब वह राष्ट्रपति की अनुमति के सिवाय विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो आज सिर्फ हमने समानता का अधिकार पढ़ा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।